नमस्कार दोस्तों। और प्रीवियस ईयर आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा कि साइड में लिखा है एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, तो आगामी आपके जो एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम आपका लगा है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, और सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम अपनी इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर लेक्चर सीरीज शुरू करें। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी हमने एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए हैं। ऑप्शन हम अपने आधार पर रखते हैं ताकि जो अनावश्यक ऑप्शन होते हैं उनको हटाया जा सके और उपयोगी ऑप्शन आपको डिस्कस करें। अर्थात जो उपयोगी ऑप्शन होगा उसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे प्रत्येक ऑप्शन। तो हालांकि जैसा कि कल हमने आपसे बताया था कि हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समस्याएं आ रही थी, और तो उस वाले लेक्चर सीरीज को हम अभी कुछ दिन के लिए रोकते हैं। जैसे ही हमारा सेटअप बन जाएगा तो वैसे हम फेस टू फेस आपसे, मतलब कि वीडियो कैमरा के माध्यम से आपसे बोर्ड में पढ़ाते हुए मिला करेंगे। और ऐसे आपसे लेक्चर सीरीज में हम आपको इस प्रकार से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों प्रकार से हम शुरू करने जा रहे हैं, और वो वाला सिस्टम जैसे ही बन जाएगा आप लोगों को वो लेक्चर मिल जाया करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है 1972। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो हमारे देश की संसद ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए 1972 में अधिनियम पारित किया। ये अधिनियम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। अगला ऑप्शन है आपका 1973। 1973 में भारत सरकार ने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी ये उत्तराखंड से हुई थी। उत्तराखंड में कहां से हुई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है। और हाल ही में भारत सरकार ने पिछले साल इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी आपके आगामी एग्जाम है, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, आप ध्यान से एक एक फैक्ट को तैयार करें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और ऐसे लेक्चर सीरीज के माध्यम से, कुछ लोगों ने हमसे करंट अफेयर के बारे में कहा था, तो हम ऐसे लेक्चर सीरीज के माध्यम से आपको पिछले 6 महीने की करंट अफेयर भी कंप्लीट करा देंगे। जो उसमें उपयोगी फैक्ट होंगे, उपयोगी कॉन्सेप्ट होंगे, आपके एग्जाम को ध्यान में रख के वो भी ऐसे ही आंसर क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम कंप्लीट करा देंगे। तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। रामगंगा नदी ये गंगा की सहायक नदी है, तो ये भी फैक्ट याद रखना है। अगला ऑप्शन है 1974। तो जल प्रदूषण निवारण, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में। अर्थात जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1974 में, हमारी संसद ने 1974 में अधिनियम पारित किया जल के प्रदूषण को रोकने के लिए। और इसी के साथ ही 1974 में ही हमारे यहाँ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया गया। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद ने पारित किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारी संसद ने 1986 में पारित किया। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। सरकार ने अपनी ओर से कानून बनाकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास किए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए ये प्रयास किया, टाइगर के संरक्षण के लिए ये प्रयास किया, और वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये सभी प्रयास हमारे देश की संसद और सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया वन्य जीव के बारे में, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है?
तो जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती, इस अर्थव्यवस्था का जो मूलभूत तत्व होता है वो होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब क्या है इसका? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूलभूत तत्व स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है वहां पर अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है। अर्थात सरकार या राज्य, सरकार का नियंत्रण कम होता है। अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है, और इसमें जो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से जितना मेहनत करके जितने पूंजी को कलेक्ट कर लेता है, जितनी पूंजी उसके पास होगी उतने ही वो संसाधन खरीद लेता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था स्वतंत्र छोड़ दी जाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो नेतृत्व करता है इस दुनिया में वो है यूएसए, अमेरिका और पश्चिमी देश। अब दूसरा ऑप्शन है आपका समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मूलभूत तत्व है वो है समानता। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूलभूत तत्व है समानता। समानता का मतलब है कि जिन देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है वहां पर समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है, और समाज में समानता स्थापित करने के लिए एक संगठन होना चाहिए, अर्थात एक संस्था हो जो समाज में, पूरे देश में समानता स्थापित करे, तो उस संस्था का काम करती है सरकार। तो समानता इसका मूलभूत तत्व होता है, और सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। सरकार का नियंत्रण अधिक होता है क्योंकि सरकार अपने नियंत्रण के माध्यम से समानता स्थापित करना चाहती है, अमीर गरीब के बीच के अंतर को खत्म करना चाहती है, तो सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। मिश्रित, तीसरा प्रकार है अर्थव्यवस्था का मिश्रित। इसमें क्या होता है, ये पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का यह मिला जुला रूप होता है। अर्थात इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण और दोष आ जाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के भी गुण और दोष आ जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारी भारत सरकार ने हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ही ढांचे को अपनाया गया है। तो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया गया है, समाजवादी। सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक स्वतंत्र भी रखती है और काफी हद तक कंट्रोल भी करती है ताकि समानता भी स्थापित हो सके। तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पश्चिमी देशों के अधिकांश जो देश है पश्चिम के, उनकी भी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद का ही एक प्रकार है साम्यवाद। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का जो संचालन करता देश है वो चीन है और रूस है। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है। हालांकि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक 1978 में स्वतंत्र कर दिया था ताकि अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जा सके, उसे बढ़ावा दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, अर्थात अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना ही वैश्वीकरण है या वैश्विक अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य रूप से 3 प्रकार के ढांचे दिखाई देते हैं दुनिया में, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो इसमें पूछा गया किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है, तो इसमें निजी क्षेत्र ही हावी हो जाता है, अर्थात प्राइवेट सेक्टर का दबदबा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो लाभ मिल रहा है, अर्थव्यवस्था की जो आय है, किसी भी देश की जो आय है, उस आय के 3 सोर्स होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को शामिल किया जाता है जिनमें प्राथमिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन आदि।
द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण तथा विनिर्माण की गतिविधियों को शामिल किया जाता है, विनिर्माण। और ये जो तृतीयक क्षेत्र है इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक गतिविधियां आ जाती हैं, अर्थात इसमें कृषि को शामिल किया जाता है, खनन को शामिल किया जाता है, मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण, निर्माण में कंस्ट्रक्शन आ जाता है, सड़क का बनाया जाना, रेलवे ट्रैक का बिछाया जाना, एयरपोर्ट का बनना, बंदरगाह का बनना। मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्री होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनमें जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो एक्टिविटीज इसमें शामिल कर ली जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र में सर्विस सेक्टर को शामिल किया जाता है, सेवा क्षेत्र को, अर्थात जिसमें न तो कुछ निर्माण हो, न विनिर्माण हो, न प्राथमिक गतिविधियां हो, ऐसे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इसमें सेवा दी जाती है, जैसे डॉक्टर के द्वारा जो सेवा दी जाती है तो वो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, अर्थात डॉक्टर की भी इनकम सेवा क्षेत्र से जो इनकम होती है वो तृतीय क्षेत्र में। इंजीनियर के द्वारा जो सेवा दी जा रही, डॉक्टर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा, मास्टर के द्वारा जो भी सेवाएं दी जा रही हैं वो सभी तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं, तो इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र। तो इसको हम समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस बात को समझ लेते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है आपका, इसमें लिखा है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था 1991 से 96 तक। ये जो दूसरा ऑप्शन है आपका मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का कार्यकाल है एक प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बने, फिर इसके बाद 1998 में बने और 1998 से फिर 1999 में चुनाव हुआ और ये जीत जाते हैं। 2004 तक प्रधानमंत्री रहे देश के। 1996 में 13 दिन के लिए बने, 1998 में 13 महीने के लिए, 1999 में फिर ये इनका लगभग पूरा कार्यकाल इन्होंने किया। वीपी सिंह का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री के रूप में, ये 1989 से 90 तक का रहा वीपी सिंह का कार्यकाल, विश्वनाथ प्रताप सिंह का। तो आपसे पूछा गया है कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के जो नई आर्थिक नीतियां लागू की गई 1991 में, इस दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और ये प्रधानमंत्री थे इस दौरान। इन्हीं के कार्यकाल में हमारे देश में 1991 में नई आर्थिक नीतियां लागू हुई, आर्थिक सुधार हुए। और उस दौरान वित्त मंत्री कौन थे? 1900 जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह। तो ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि जब नई आर्थिक नीतियां लागू हुई, आर्थिक सुधार हुए 1991 में, तब वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री, अर्थशास्त्री हैं और 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। तो ये भी ध्यान रखना है इनके बारे में। और 1998 से 2004 तक लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका भी नाम याद रखना है। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ इनके कार्यकाल में। 1999 में भारत का युद्ध हो गया पाकिस्तान से, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, इसमें भारत की विजय होती है। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण काम किए गए अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान। 1989 से 90 तक देश के प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह। इन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया, 27%, लगभग 27% ओबीसी को आरक्षण मिला वीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें से 3 ग्रीन हाउस गैस है। एक आपका ऑप्शन ऐसा होगा जो ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका है CH4, यह है मेथेन। इसी को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। क्यों मार्स गैस कहते हैं? क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात जहां पर वनस्पतियां या जीव जंतु, मरे हुए जीव जंतु या वनस्पतियां पानी में सड़ गल रहे हैं, वहां पर मेथेन गैस पाई जाती है। कीचड़ में, दलदल में मेथेन गैस पाई जाती है और इसीलिए इसे मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जानवर जब जुगाली करते हैं, तो उनके मुख से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। तो जो जहां पर दलदली क्षेत्र होगा वहां मेथेन होगी, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, वहां से मेथेन का उत्सर्जन होता है। धान के खेतों से बड़े पैमाने पर मेथेन का उत्सर्जन होता है। ये भी फैक्ट पूछा गया है, धान के खेत
क्योंकि धान के खेत में पानी भरा रहता है, जिसके कारण वहां से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। जुगाली करने वाले जानवरों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। दलदली क्षेत्रों में जहां वनस्पतियां सड़ गल रही हैं, कार्बनिक पदार्थ सड़ गल रहे हैं, वहां पर मीथेन का उत्सर्जन होता है। और जो एक गैस है सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें इसका सीएनजी का जो प्रमुख घटक है वो मीथेन है। मीथेन सीएनजी में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो मीथेन है। अगला ऑप्शन है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार। तो ये भी फैक्ट कई बार पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे भी याद रखना। अगला ऑप्शन है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC है। और ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ ये एक दूसरा काम और करती है, क्योंकि हमारे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर जो वायुमंडल की परत है उसे समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल, ट्रोपोस्फियर। तो वायुमंडल की जो दूसरी परत है उसे समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, O3 ओजोन पाई जाती है। ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं ये पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत घातक होती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणें, इन्हीं परावैंगनी किरणों को समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन इन्हें अवशोषित कर लेती है। लेकिन कई बार क्या होता है, विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, और यह उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन का क्षरण करता है, डिप्लीशन करता है ओजोन का। और जब ओजोन का क्षरण हो जाता है समताप मंडल से, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं, और उसके भयानक परिणाम दिखते हैं। लोगों में कैंसर, अल्सर, मोतियाबिंद ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहां से फैक्ट याद रखना है, ये जो नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जैसा कि 1885 में इसका गठन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसका गठन किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने इसका गठन किया था। A.O. ह्यूम कौन थे, ये अंग्रेज थे। अर्थात ये अंग्रेज कौन, तो ये एक सिविल सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे। और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत पूछा गया है। जो आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ, तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ। और इसमें दो महत्वपूर्ण काम होते हैं कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दूसरा राजनीतिक दल है मुस्लिम लीग, इसका गठन 1906 में हुआ। तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक समझौता किया। इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लखनऊ पैक्ट किस अधिवेशन में हुआ, तो लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। और दूसरा काम इसमें क्या हुआ कि इसमें नरम दल
नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल के लोग एक साथ आ जाते हैं, अर्थात 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें नरम दल के लोग अलग हो गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, गरम दल के लोग अलग हो गए थे और वो 1916 में पुनः शामिल हो गए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसमें महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत में अधिवेशन हुआ और इसमें विभाजन किसके मध्य हुआ, अर्थात वही नरम दल और गरम दल के लोग अलग अलग हो गए। तो ये चीज ध्यान रखना है यहां से। और अगला ऑप्शन है आपका लाहौर। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, पूर्ण स्वराज। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला ऑप्शन है कानपुर। तो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ और कानपुर अधिवेशन 1924 में नहीं 1925 में हुआ था। तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 में और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये भी फैक्ट याद रखना होगा आपको। तो प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको प्रत्येक फैक्ट अच्छे से तैयार करना है। और जो आगामी आपका जो एग्जाम है एमटीएस का, सीएचएसएल का और सीजीएल मेंस का, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे क्योंकि हमने जो भी एसएससी जीडी की लेक्चर सीरीज जो हमने डिस्कस की थी, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से मिले हैं। जिन लोगों ने अच्छे से देखा है उसे मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं, आप लोग देख सकते हैं उसे भी, वहां से भी बहुत लाभ मिलेगा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लाहौर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का विरोध किया। गांधी जी 1919 में जो एक आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन, उस आंदोलन में गांधी जी शामिल हुए। तो गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का विरोध किसने किया? तो इसका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये चीज ध्यान रखना है। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते थे। कायदे आजम का मतलब है बड़ा नेता, महान नेता। तो महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इतिहास में मोहम्मद अली जिन्ना के दो चरित्र दिखाई देते हैं, एक तो राष्ट्रवादी मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा राष्ट्र विरोधी मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1923 तक तो मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1923 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्र विरोधी हो गए और वो एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगे, पाकिस्तान की। इससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्र के हित में ही सभी काम कर रहे थे, विभाजन की ओर कोई काम नहीं कर रहे थे। इसी दौरान होता क्या है कि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और ये 1918 में समाप्त होता है। और प्रथम विश्व युद्ध में दो धड़े बन चुके थे, एक तरफ ब्रिटेन और इसके सहयोगी, दूसरी तरफ तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य और उसके सहयोगी। तो तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था, उसका जो शासक था वो दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोगों का धार्मिक गुरु भी था, अर्थात खलीफा था वो। तो हमारे देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य पराजित हो जाए तो खलीफा को उनके पद से ना हटाया जाए और ऑटोमन साम्राज्य को टुकड़ों में न बांटा जाए। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खलीफा को उनके पद से हटाने का ऐलान कर दिया कि उनके पद से हटा देंगे, तुर्की की ऑटोमन साम्राज्य का बंटवारा कर दिया अंग्रेजों ने। तो इसके विरोध में हमारे देश के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया
जिसे खिलाफत आंदोलन के बारे में, खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारे देश के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया और उनके खलीफा को पद से हटाने का भी ऐलान किया। तो इसलिए हमारे देश में यह आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में महात्मा गांधी भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हम इस आंदोलन में शामिल होकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन करेंगे तो आगे चल के मुस्लिम समुदाय के लोग भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में महात्मा गांधी का समर्थन करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि एक अवसर, ये ऐसा अवसर मिला है मुझे हिंदू मुस्लिम में एकता पैदा करने का, जो हो सकता है आगे आने वाले 100 सालों तक न मिले। तो इस अवसर का उपयोग करना चाहा महात्मा गांधी ने। हालांकि एक धार्मिक आंदोलन था, इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस धार्मिक आंदोलन में महात्मा गांधी के शामिल होने का विरोध किया, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे इस उद्देश्य से नहीं लिया। उन्होंने कहा अगर हम मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन करेंगे तो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किए जाएंगे उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर गांधी का समर्थन करेंगे। अगला ऑप्शन है आपका अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। इनकी एक पुस्तक है जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के ये लेखक हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के। और अगला ऑप्शन है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक संगठन बनाया था और उस संगठन के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया उसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ती आंदोलन। तो खुदाई खिदमतगार नामक इन्होंने संगठन बनाया था, जिसे लाल कुर्ती संगठन भी कहते थे, क्योंकि लाल कुर्ता इस संगठन के लोग धारण करते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती संगठन भी कहते थे खुदाई खिदमतगार को। और इनके द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आगा खान और सलीमुल्लाह खान, ढाका के नवाब। आगा खान और सलीमुल्लाह खान के प्रयासों से ही 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा गया खिलाफत आंदोलन में विरोध किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया, तो ये जो पहला ऑप्शन है आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना। और ये 1757 से 60 तक रहा और इसके बाद 1765 से 67 तक रहा बंगाल का प्रथम गवर्नर। अगला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये 1772 से 1785 तक भारत में रहा और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में ये याद रखना है, क्योंकि इसके कार्यकाल को 2 कालखंडों में बांटा गया है। 1772 से 73 तक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में काम करता है और 73 से 85 तक ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। अगला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका जो कार्यकाल है 1828 से 1835 तक रहा। इसका भी कार्यकाल 2 कालखंडों में बांटा जाता है। इसके कार्यकाल का जो पहला कालखंड है 1828 से 33 तक, इस कालखंड में इसने बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। और 1833 से 35 तक इसने भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया।
पहले गवर्नर जनरल। तो यहाँ बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो विलियम बेंटिक के बारे में भी ये पॉइंट याद रखना है। इसी ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल ये भी 2 कालखंडों में बटा हुआ है, अर्थात इसका जो पूरा कार्यकाल है ये 1856 से 1862 तक है। इसके भी कार्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, 1856 से 58 तक। 1856 से 1858 तक लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है, और 1858 से 1862 तक यह भारत के पहले वायसराय के रूप में काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहां से एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, तो सीएसओ राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। राष्ट्रीय आय का आकलन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। और दूसरा ऑप्शन है आपका वित्त आयोग। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, और इसका काम क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजनीय करों का बंटवारा करना है। तो जो भी कर बांटे जा सकते हैं, करों का बंटवारा करना है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष एनके सिंह है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है। आरबीआई का गठन कब हुआ, 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। और इसका नीति का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये इसका फुल फॉर्म है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हैं। तो ये फैक्ट याद रखने हैं, नीति आयोग के बारे में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सीएसओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा, तो पहला ऑप्शन है अशोक मेहता। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायतों के गठन का विचार रखा। 2 स्तरीय पंचायतों के गठन का विचार रखा। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायतों के गठन का विचार रखा। बलवंत राय मेहता, इन्होंने 3 स्तरीय पंचायतों के गठन का विचार रखा। तो 2 स्तरीय पंचायतों के गठन का विचार अशोक मेहता ने रखा, और 3 स्तरीय पंचायतों के गठन का विचार बलवंत राय मेहता ने रखा। तो ये चीज ध्यान रखना, 3 स्तरीय, ये जो बलवंत राय मेहता का विचार है 1956-57 में आया। इसी विचार को ही अपनाया गया और संवैधानिक मान्यता दे दी गई त्रिस्तरीय ढांचे को ही। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं, ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, और तीसरा है जिला पंचायत। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 ये भी पूछा जाता है, ये डीपीएसपी में शामिल है। इसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि पंचायतों का गठन करे। तो पंचायतों का गठन हो चुका है। पंचायती राज से ही 11वीं अनुसूची संबंधित है, पंचायती राज से ही भाग 9 संबंधित है। आर्टिकल 243 से 243 ओ पंचायती राज से ही संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट पंचायती राज से संबंधित है, पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, और हम कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए एक लेक्चर ला सके। और तो यहाँ पर हम MTS, CHSL
MTS, CHSL और CGL के जो एग्ज़ाम लगे, MTS का एग्ज़ाम आपका आगे लगा हुआ है, CHSL का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, CGL का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इन तीनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हम MTS, CHSL, CGL के बैक ईयर के क्वेश्चन लाएंगे और उनको विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। आपको बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम में। और जो दूसरा हमने आधुनिक भारत का इतिहास आपसे बताया था वो भी शुरू करने वाले हैं। जिस दिन हमारा सेटअप बन जाएगा, कोशिश करेंगे कि कितनी जल्दी सेटअप बन जाए। तो जब सेटअप बन जाएगा तो वो वाली भी लेक्चर सीरीज शुरू कर देंगे। अल्टरनेट लेक्चर चला करेंगे, एक दिन ये वाला एक दिन वो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।